हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा के उद्देश्य से अध्याय से शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। कल हम शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। दो उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। आज हम इन्हीं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य की। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और अक्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति के जन्मजात गुणों का व्यक्तिक विकास हो सके, इन गुणों के प्रयोग करने की अक्षमता पैदा हो सके। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का मूलतः उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अनुसार शिक्षा को ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं का स्वतंत्रतापूर्वक विकास कर सके और अपने जीवन को अधिक सफल और संपन्न बना सके। व्यक्तिगत विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल देता है। इस उद्देश्य के समर्थकों ने योग्यताओं, रुचियों, क्षमताओं, अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। माता पिता, शिक्षक, समाज और राज्य को उनके स्वाभाविक विकास में बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिए, वरन शिक्षा की योजना इस प्रकार बननी चाहिए कि जिससे उसके गुणों का स्वाभाविक विकास हो सके। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए रोश ने लिखा है कि शिक्षा में व्यक्तिगत उद्देश्य का जो अर्थ हम स्वीकार करते हैं वह यही है कि मूल्यवान व्यक्तित्व तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्वता का विकास है। यूक्रेन ने भी व्यक्तित्व उद्देश्य का समर्थन किया है, लेकिन उसने व्यक्तिकता को जैविकीय अर्थ न देकर आध्यात्मिकता का अर्थ दिया है। उनके अनुसार हमारे जीवन का मुख्य कार्य अपने सच्चे स्वरूप को विकसित करना और व्यक्तित्व तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व के परिवर्धन में इस स्वरूप को निखारना होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने सत्यपूर्ण व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का कार्य जीवन भर होता है। व्यक्तिगत उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि इन उद्देश्यों का व्यक्ति के निजी जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तथा इनके द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे। कुछ विद्वानों ने व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में तर्क दिए हैं तथा कुछ ने इनके विपक्ष में तर्क दिए हैं। अब हम उन्हीं तर्कों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के पक्ष में तर्क। नंबर 1, जीव विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजित्व होता है और इसके कारण वह दूसरों से अलग होता है, इसलिए शिक्षा द्वारा उसके निजित्व को बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, आज के युग में मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि विभिन्न बालकों में केवल रंग, वजन, ऊंचाई आदि में ही भिन्नता नहीं होती, बल्कि उनकी बुद्धि, संवेग आदि के अनुसार ही शिक्षा मिलनी चाहिए। नंबर 3, समाज की उन्नति व्यक्ति की उन्नति पर निर्भर है, अतः शिक्षा द्वारा व्यक्ति की उन्नति अर्थात उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए, तभी समाज की उन्नति और विकास संभव है। नंबर 4, इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है तब तब व्यक्ति ने विद्रोह किया है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे अभिव्यक्ति के पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए। नंबर 5, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर ही
समाज का सांस्कृतिक उत्थान निर्भर करता है, अतः व्यक्ति का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 6, प्रजातंत्र में व्यक्ति का महत्व होता है और उसे अपना स्वतंत्र विकास करने का अवसर प्राप्त होता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना होना चाहिए। नंबर 7, यदि बालक के स्वतंत्र विकास के लिए उसे अवसर नहीं दिए जाते तो उसमें अनेक मानसिक ग्रंथियां बन जाती हैं, हीनता की भावना पैदा हो जाती है और उसका व्यवहार असामाजिक बन जाता है। अतः शिक्षा द्वारा बालक को स्वतंत्र विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। यह सभी वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष में तर्क थे। अब हम वैयक्तिक उद्देश्य के विपक्ष में तर्क की चर्चा करते हैं। नंबर 1, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करने से व्यक्ति का महत्व बढ़ जाएगा और समाज का महत्व घट जाएगा। व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व देना समाज के लिए अहितकर है, क्योंकि इससे व्यक्ति में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है और उसे समाज विरोधी कार्य करने में कोई संकोच नहीं होता। ऐसी शिक्षा प्राप्त करके वह हिटलर, मुसोलिनी और यहिया खां बन सकता है। नंबर 2, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वह अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठता है और अपना विकास करता है। नंबर 3, वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक पर्यावरण की उपेक्षा करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरण का विशेष महत्व है। नंबर 4, वैयक्तिक उद्देश्य के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करता है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता देने पर बालक मनमानी कर सकता है और स्वेच्छाचारी बन सकता है तथा समाज विरोधी कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है। नंबर 5, वैयक्तिक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा देने से बालक में सामाजिकता की भावना का लोप हो जाता है, वह स्वार्थी हो जाता है, अपना हित ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह समाज हित की ओर कोई ध्यान नहीं देता। नंबर 6, इस उद्देश्य से सत्य, प्रेम, दया, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा आदि नैतिक गुणों की अपेक्षा होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने हित के लिए ही और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ही कार्यरत रहता है। यह उद्देश्य समाजवाद का शत्रु है, क्योंकि वह व्यक्तिवाद का घोर समर्थक है और व्यक्ति विकास के लिए सब तरह की स्वतंत्रता देने में विश्वास करता है। नंबर 8, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य अव्यावहारिक है। सिद्धांत रूप से उसे भले ही ठीक मान लिया जाए, पर उसे वास्तविक जीवन में अपनाने में अनेक कठिनाइयां हैं। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष के तर्कों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति के विकास की दृष्टि से यह उद्देश्य उत्तम उद्देश्य है, लेकिन चूंकि यह उद्देश्य समाज की अवहेलना करता है, इसलिए यह अपूर्ण और एकांगी है। समाज की अवहेलना करके व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, यह परम सत्य है। उपयुक्त तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि मात्र व्यक्तिगत उद्देश्य रखने से समाज का हित नहीं होता और व्यक्ति समाज के अहितकर कार्य कर सकता है। इसलिए सामाजिक उद्देश्यों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। आज के भाग में इतना ही। कल हम सामाजिक उद्देश्यों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।